दुनिया अब आयरन मैन के रूप में अपनी पहचान से वाकिफ है। टोनी स्टार्क को अपने गिरते स्वास्थ्य और अपने पिता की विरासत से जुड़े तामसिक पागल आदमी दोनों से जूझना होगा। दुनिया अब बख्तरबंद सुपर हीरो आयरन मैन के रूप में अपने दोहरे जीवन के बारे में जानती है। अरबती आविष्कारक टोनी स्टार्क को सेना के साथ अपनी तकनीक साझा करने के लिए सरकार, प्रेस और जनता के दबाव का सामना करना पड़ता है। अपने आविष्कार को छोड़ने की अनिच्छा से स्टार्क, पेपर पॉट्स और जेम्स रोडी रोड्स के साथ नए गठजोड़ बनाना चाहिए और शक्तिशाली दुश्मनों का सामना करना चाहिए। आप सभी का स्वागत है आपके APN यूट्यूब चैनल। विजेंद्र सिमोनिया आज प्रेजेंट करते हैं आयरन मैन 2JESA के आयरन मैन 1 में हमने देखा टोनी आयरन मैन बन चुका है। उसकी AGE से फिल्म एज बढ़ती है। फिल्म की शुरुआत में हम DE के HTE है कि यह फिल्म पहली आयरन मैन फिल्म की घटनाओं के कई महीने बाद खुलती है। हमारा परिचय इवान वैंको नाम के एक व्यक्ति से हुआ। इवान के पिता एंटन धीरे धीरे मर रहे हैं और इवान को अपनी अंतिम इच्छा बता रहे हैं। इवान सोचता है कि उसे वह प्रसिद्धि मिलनी चाहिए जिसका आनंद टोनी स्टार्क ले रहा है, लेकिन एंटन ने उसे उस कचरे को अनदेखा करने के लिए कहा। सभी एंटोन इवान को अपना ज्ञान दे सकते हैं। इवान एक ब्लूप्रिंट लेता है जिस पर उसके पिता का नाम है और हावर्ड स्टार्क टोनी स्टार्क के पिता का नाम भी है। इवान तब आर्क रिएक्टर को फिर से बनाने के बारे में सेट करता है और अपने हथियार वाले सूट का निर्माण शुरू करता है। टोनी स्टार्क आयरन मैन सूट की बदौलत विश्व शांति का चैंपियन बन गया है और व्यावहारिक रूप से विश्व शांति के मुद्दे को हल कर चुका है, या इसलिए वह दावा करता है। पहली फिल्म के अंत के 6 महीने बाद टोनी स्टार्क ने दुनिया की प्रमुख महाशक्तियों के बीच एक समझौता शांति संधि लाने के लिए अपने आयरन मैन कवच का उपयोग किया है, और आम जनता के साथ उनकी अपार लोकप्रियता केवल तभी बढ़ जाती है जब वह अपने पिता के सपने को पूरा करते हैं। क्वींस एनवाई में स्टार्क एक्सपो को फिर से खोलने का सपना, सभी नवीनतम आविष्कारों को प्रदर्शित करने के लिए जो दुनिया को लाभान्वित करेंगे। टोनी इस सपने को पूरे आयरन मैन रेजिलिया में एक्सपो में उड़ान भरकर पूरा करता है और विश्व शांति का नया प्रतीक बनने के लिए एक तेजतर्रार प्रवेश द्वार बनाता है। बैकस्टेज अपने संबोधन के बाद टोनी अपने रक्त का एक त्वरित परीक्षण करता है। पैलेडियम वह अपने चेस्ट आर्क रिएक्टर को शक्ति देने के लिए उपयोग करता है जो धीरे धीरे उसके शरीर को जहर दे रहा है। घटना के बाद टोनी और हैप पी जा रहे हैं जब एक महिला उनसे संपर्क करती है जो टोनी को एक सम्मन सौंपती है। उसे सीनेट सशस्त्र बल समिति की सुनवाई के लिए बुलाती है। टोनी और हैप्पी ने टोनी की नई ऑडी R8 में वाशिंगटन DC की सड़क यात्रा करने का फैसला किया। अगली सुबह सीनेट की सुनवाई के दौरान टोनी का हास्य का सामान्य ब्रांड इस तथ्य को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए ध्यान का केंद्र बन जाता है कि सरकार ने आयरन मैन कवच को एक हथियार के रूप में वर्गीकृत किया है। कर्नल रोड्स आयरन मैन के निर्माण के आसपास की घटनाओं की जांच प्रस्तुत करते हैं, लेकिन समिति के अध्यक्ष सीनेटर स्टर्न ने उनकी टिप्पणी को संदर्भ से बाहर कर दिया। हैमर इंडस्ट्रीज के जस्टिन हैमर के साथ टोनी यह दिखाते हुए खंडन देता है कि वह आयरन मैन है और अपने कवच के साथ भाग नहीं लेगा। खुद को गिरमिटिया दास्ता के समान होने के रूप में सौंपने की तुलना और समितियों के कंप्यूटरों को हैक करने के लिए आगे बढ़ता है कि विभिन्न टोनी के सूट की नकल करने के प्रयास ईरान, उत्तर कोरिया और यहाँ तक कि हैमर से भी पूरी तरह से विफल हैं। उत्तर कोरिया का शीर्ष भारी है और आसानी से गिर जाता है। ईरान का जमीन में गिर जाता है और फट जाता है, जबकि हैमर का सूट कमर पर 180 डिग्री घूमता है और अपने पायलट की रीढ़ तोड़ देता है। अपने विशिष्ट अकड़ के साथ टोनी अभी भी आयरन मैन कवच को सरकार को सौंपने से इनकार करता है और सुनवाई से बाहर चला जाता है। घर पर वापस टोनी जार्विस पर आयरन मैन सूट के लिए नवीनतम प्रोटोटाइप और विकास का विश्लेषण कर रहा है और काली मिर्च प्रवेश करती है और दोनों स्टार्क इंडस्ट्रीज के भविष्य के बारे में बहस करते हैं। टोनी पेपर को बता रहा है कि वह कंपनी के सामान्य स्टॉक से अधिक पैसा कमा रहा है जितना उसने CEO के रूप में कभी नहीं किया। वह तय करता है कि उसके पास CEO होने के लिए पर्याप्त था और वह केवल आयरन मैन के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है। वह पेपर को नए CEO के रूप में नियुक्त करने का फैसला करता है, जिससे वह स्तब्ध रह जाती है। अगले दिन एक सुंदर नोटरी पब्लिक प्रवेश करती है ताकि टोनी आधिकारिक तौर पर पेपर को कंपनी पर हस्ताक्षर कर सके। टोनी हैप्पी के साथ लड़ाई का प्रशिक्षण ले रहा है और MMA के साथ भ्रमित होकर उस पर एक अवैध चाल चलता है। नोटरी का नाम नताली रशमैन है और उसने हैप्पी को उसे बॉक्सिंग का पाठ पढ़ाया है, और उसके बायो को देखते हुए नताली हैप्पी पर TKO का प्रदर्शन करती है, एक टेकडाउन का उपयोग करते हुए जो दिखाता है कि उसके लिए जितना दिखता है उससे कहीं अधिक है। टोनी कुछ आवश्यक R&R के लिए मोनाको जाता है। मोनाको 500 से पहले एक स्वागत समारोह में, जहां स्टार्क इंडस्ट्रीज एक ड्राइवर को प्रायोजित कर रहा है और फॉर्मूला 1 रेसर में प्रवेश कर चुका है, टोनी को उसके पसंदीदा वैनिटी फेयर रिपोर्टर क्रिस्टीन एवरहार्ट द्वारा बधाई दी जाती है, जो अगले अंक के कवर के लिए काली मिर्च चाहता है जो पेश करेगा उसे नए स्टार्क इंडस्ट्रीज के CEO। जस्टिन हैमर भी वहीं होता है।
वे टेस्ला मोटर्स के सीईओ एलोन मस्क को भी बधाई देते हैं, जो अपने नवीनतम आविष्कार को प्रदर्शित करने के लिए स्टार्क एक्सपो में एक पैनल चाहते हैं। टोनी अपने खून की एक और रीडिंग लेता है, यह पाते हुए कि पैलेडियम विषाक्तता बढ़ गई है। टोनी तय करता है कि वह पूर्वचयनित ड्राइवर के बजाय स्टार्क इंडस्ट्रीज कार चलाएगा। स्टार्क दौड़ शुरू करते हैं, लेकिन उनके बारे में अनजान इवान वैंको दौड़ के पिट क्रू में से एक में शामिल हो गए हैं। अपने जंप सूट के नीचे वैंको दो बड़े एनर्जी व्हिप के साथ एक हार्नेस पहनता है जो आर्क रिएक्टर द्वारा संचालित होता है, जिसे उसने अपने पिता की मृत्यु के बाद बनाया था। वैंको एक कार को आधे में काटने के लिए चाबुक का उपयोग करता है, एक बड़े ढेर का कारण बनता है और टोनी पर घात लगाता है। जैसे ही वैंको ट्रैक पर कहर ढा रहा है, हैप्पी और पेपर अटैची देने के लिए दौड़ पड़ते हैं। हैप्पी उसे टोनी के पास ले जाता है। वैंको रोल्स रॉयस फैंटम पर अपने इलेक्ट्रिक व्हिप का उपयोग करता है, जिसमें हैप्पी और पेपर हैं, और बार बार रेंगने के प्रयासों के बाद पेपर अंततः टोनी को ब्रीफ केस देने में सफल होता है। टोनी उस केस को सक्रिय करता है, जो आयरन मैन आर्मर का एक पोर्टेबल संस्करण है। बाद एक उग्र युद्ध में टोनी वैंको को मैन्युअल रूप से आर्क रिएक्टर बैटरी को बाहर निकालने में सक्षम है, जो उसके चाबुक को शक्ति देता है। जब वह जार्विस का विश्लेषण करता है तो उसे कुचल देता है। पुलिस वैंको को पकड़ लेती है और उसे हिरासत में ले लेती है। उद्दंड वैंको टोनी पर चिल्लाता है, तुम हार गए। उन्होंने जो देखा उससे पूरी भीड़ दंग रह गई। हालांकि जस्टिन हैमर का मानना है कि वैंको को बेहतर उपयोग के लिए रखा जा सकता है। हिरासत में स्टार्क वैंको के साथ एक निजी बैठक करता है। वैंको टोनी से पूछता है कि एक मरा हुआ आदमी कैसा लगता है और छाती में पैलेडियम मरने का एक बहुत ही दर्दनाक तरीका है। स्टार्क वैंको को बताता है कि उनमें से दो बनाता है। बाद में हैमर ने वैंको को बाहर कर दिया। वह वैंको को चिकन और मसले हुए आलू से बना एक भोजन देता है, साथ ही उसे आलू का आनंद लेने के लिए एक नोट भी देता है। वैंको और एक अन्य कैदी को समान पहचान वाली वर्दी दी जाती है। वैंको तुरंत कैदी के साथ साथ एक गार्ड को दरवाजे से बाहर निकलते हुए मार देता है और आलू में निहित विस्फोटक उपकरण को सेट कर देता है, और जैसे ही वह भागता है उसे दो हैमर गुर्गों द्वारा पकड़ लिया जाता है और ले जाया जाता है। हैमर जानता है कि वैंको को टोनी से आगे निकलने के लिए अपने संसाधनों की जरूरत है और वैंको बाध्य है। हैमर तब वैंको को मौजूदा डिजाइनों के आधार पर बख्तरबंद सूट बनाने के लिए काम पर रखता है। वैंको हैमर से कहता है कि वे सब कुछ गलत कर रहे हैं। वह यह भी अनुरोध करता है कि हैमर रूस में अपने घर से अपने पालतू कॉकटू को वापस ले ले। घर वापस विमान पर टोनी और काली मिर्च उन घटनाओं के बाद देख रहे हैं जो घटित हुई थीं, और गुस्से में सीनेटर स्टर्न को ओरेली फैक्टर पर टोनी के साथ अपनी निराशाओं को उतारते हुए देख रहे थे। स्टर्न कह रहा है कि टोनी स्टार्क ने सीनेट सशस्त्र बल समिति से झूठ बोला था और वह गुंडागर्दी के आरोप में गिरफ्तार होने के खतरे में है। स्टार्क ने सीनेट को बताया था कि अन्य देश, साथ ही हैमर इंडस्ट्रीज, कुछ भी होने से 20 साल दूर थे। दूर से आयरन मैन जैसा दिखता था। हालांकि वैंको ने आर्क रिएक्टर की एक कार्यशील प्रति बनाकर सभी को चौंका दिया। टोनी पेपर को एक स्वादिष्ट भोजन के साथ प्रस्तुत करता है और उसे सच बताने जा रहा है, लेकिन उनके पास एक अजीब क्षण है क्योंकि पेपर जानता है कि कुछ गड़बड़ है और टोनी उसे पूरी सच्चाई नहीं बता रहा है। घर वापस टोनी जार्विस का उपयोग इवान वैंको की जांच करने के लिए कर रहा है। वह पाता है कि वैंको के पिता एंटोन वैंको हॉवर्ड स्टार्क के पार्टनर थे और स्टार्क इंडस्ट्रीज के सहसंस्थापकों में से एक थे। हॉवर्ड स्टार्क को पता चला कि वैंको सोवियत साम्राज्य को हथियार बेचने की साजिश रच रहा था और उसे राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और रूस भेज दिया गया, जहां उसे कैद कर लिया गया। उनका बेटा तभी से स्टार्क साम्राज्य से बदला लेने की फिराक में था। अपने तहखाने में अपनी एक गर्म छड़ में बैठे हुए टोनी लगभग गिर जाता है और रोड्स द्वारा खोजा जाता है, जो उसे बताता है कि यह उसके लिए अच्छा नहीं है। वह रोडी को दिखाता है कि कैसे पैलेडियम धीरे धीरे उसे जहर दे रहा है। रोड्स उसे यह भी बताता है कि वह पेंटागन के साथ उन्हें अपने मालिबू घर में आने से रोक रहा है और अपने सूट को हथियारबंद उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने के लिए ले रहा है। टोनी उसके लिए तैयारी करता है, जो उसे लगता है कि उसकी आखिरी बर्थडे पार्टी होगी। वह नताली से पूछता है कि अगर यह उसकी आखिरी जन्मदिन की पार्टी होती तो वह क्या करती। नताली ने जवाब दिया कि वह जो चाहे उसके साथ करेगी, जिसके साथ वह करना चाहती है। जबकि पार्टी में आयरन मैन सूट पहने और अपने हथियार के साथ लापरवाही से व्यवहार करते हुए टोनी काफी नशे में है। पृष्ठभूमि में काली मिर्च और रोड्स चर्चा कर रहे हैं कि वह गहरे अंत से दूर चला गया है। रोड्स पेपर को बताता है कि वह पेंटागन और सीनेट सशस्त्र बल समिति के साथ काम करते करते थक गया है। रोड्स अंत में टोनी की हरकतों के लिए पर्याप्त है जाता है और सिल्वर मार्क II सूट पहनता है। फिर वह टोनी को एक लड़ाई के लिए चुनौती देता है, जहां टोनी के पास इन हाउस डीजे कुछ अच्छी पृष्ठभूमि की धुनें बजाता है।
लड़ाई एक गतिरोध में समाप्त होती है और रोडी मार्क II कवच में उड़ जाता है। इसे एडवर्ड्स वायुसेना बेस में सैन्य अधिकारियों को वितरित करता है। जस्टिन हैमर को बाद में स्वयं सूट का अध्ययन करने के लिए आमंत्रित किया गया और उन्हें इसे चलाने के लिए उन्नत हथियार प्रदान किए। अगले दिन टोनी प्रसिद्ध लॉस एंजल्स लैंडमार्क डोनट शॉप रैंडी डोनट्स में है। आयरन मैन सूट में प्रसिद्ध विशाल प्लास्टर डोनट के ऊपर बैठा है। अपमानित और भुखमरी टोनी को शील्ड के निदेशक निक फ्यूरी द्वारा संपर्क किया जाता है, जो स्टार्क को बताता है कि सरकार और उसके नशे में धुत आयरन मैन की हरकतों से होने वाली समस्याओं के बावजूद, जो कि उसकी चिंताओं में सबसे कम हैं, फ्यूरी के पास दक्षिण पश्चिम में निपटने के लिए एक मुद्दा है। संयुक्त राज्य अमेरिका। टोनी आश्चर्य करता है कि क्या रोश और एवेंजर्स इनिशिएटिव वास्तविक है, और रोश टोनी को आश्वस्त करता है कि यह वास्तविक है और वह हॉवर्ड स्टार्क को बहुत अच्छी तरह से जानता था। वास्तव में हॉवर्ड S.H.I.E.L.D के संस्थापक सदस्यों में से एक था, जिस एजेंसी के लिए वह काम करता है। वे एजेंट फिल कॉल्सन और नताली रशमैन से जुड़े हुए हैं, जिनका असली नाम नताशा रोमानोफ है, जो एक S.H.I.E.L.D है। स्टार्क इंडस्ट्रीज में लगाए गए एजेंट ने खुद टोनी पर नजर रखी। इस रहस्योद्घाटन पर एक भुखमरी टोनी दंग रह जाती है और नताली बटा नताशा को निकाल देती है, लेकिन वह फिर टोनी को बताती है कि यह उसके काम का नहीं है और वह S.H.I.E.L.D से जांच के दायरे में है। और वह और एजेंट कॉल्सन यह सुनिश्चित करने के लिए वहां हैं कि टोनी आदेशों का पालन करता है और गड़बड़ नहीं करता है। रोश ए दूसरी नताशा दोनों ने टोनी के पैलेडियम विषाक्तता का उल्लेख किया है। टोनी जवाब देता है कि उसने हर ज्ञात तत्व की जांच और परीक्षण किया है और बिना किसी सफलता के उनके हर क्रम परिवर्तन का परीक्षण किया है। नताशा टोनी को एक सीरम लगाती है जो उसके पैलेडियम विषाक्तता के लक्षणों को काफी धीमा कर देता है, जिससे उसे जीवित रखने के लिए एक वैकल्पिक तत्व खोजने का समय मिल जाता है। इस बीच टोनी अपने मालिबू घर तक ही सीमित रहेगा। फ्यूरी टोनी को हॉवर्ड स्टार्क के साथ एंटन वैंको के रिश्ते के बारे में कुछ और विस्तार से बताता है और टोनी को उसके पिता की पुरानी कलाकृतियों का एक संदूक प्रदान करता है, जिसका उपयोग उसकी स्थिति का इलाज खोजने के लिए किया जा सकता है। टोनी S.H.I.E.L.D के और प्रयासों का विरोध करता है। हस्तक्षेप। लेकिन एजेंट कॉल्सन टोनी को आश्वस्त करता है कि वह तब तक कहीं नहीं जा रहा है जब तक टोनी को वह जवाब नहीं मिल जाता जो वह अपनी स्थिति के बारे में मांग रहा है। फिल्म रील्स इन द चेस्ट की समीक्षा करते हुए स्टार्क को अपने पिता का एक संदेश मिलता है, जो उन्हें स्टार्क एक्सपो के 1974 के मूल चित्रपट तक ले जाता है। वह अपने पुराने कार्यालय से डिओरामा को पुनः प्राप्त करता है, जो अब पेपर के कब्जे में है, और उसके साथ सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करता है। वास्तव में डिओरामा एक नए तत्व की परमाणु संरचना के लिए एक प्रच्छन्न आरेख है, जिसे हार्वर्ड अपने समय में नहीं बना सका, लेकिन टोनी अपने उन्नत ज्ञान और आधुनिक तकनीक के साथ सक्षम हो सकता है। स्टार्क अपने होम वर्कशॉप में आमूलचूल परिवर्तन करता है और अपने कंप्यूटर सिस्टम J.A.R.V.I.S की सहायता से एक छोटा कण त्वरक हाथ से बनाता है। स्टार्क इस नए तत्व को संश्लेषित करता है, एक नया त्रिकोणीय छाती आर्क रिएक्टर बनाता है जो उसके जहर को ठीक करता है और स्टार्क के पिछले संस्करणों की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। टोनी द्वारा कण त्वरण को पूरा करने से ठीक पहले कॉल्सन ने उसे बताया कि वह जाने के लिए स्वतंत्र है और वह SHIELD ने उन्हें न्यू मैक्सिको में एक अन्य मामले में फिर से नियुक्त किया है। हैमर इंडस्ट्रीज में वैंको ने हैमर के सूट के डिजाइन को मौलिक रूप से बदल दिया है। वे अब स्वचालित ड्रोन हैं। वैंको के सुधारों पर विचार करने के बावजूद हैमर अप्रसन्न है और वैंको को 2 गार्डों के साथ एक छोटे से कमरे में कैद कर देता है, जबकि वह ड्रोन को स्टार्क एक्सपो में ले जाता है। हैमर ने अपने नए सैन्य ड्रोन का खुलासा किया, जो जब्त किए गए मार्क II कवच के भारी हथियार वाले संस्करण में रोड्स द्वारा कप्तानी की गई थी। दुर्भाग्य से यह जल्द ही पता चला है कि वैंको ने ड्रोन को पूर्वक्रमादेशित कर दिया है, जिससे खुद को पूर्ण नियंत्रण मिल गया है। उसके पास रोड्स के नए कवच का भी नियंत्रण है और स्टार्क जैसे ही वे हमले पर आ जाते हैं। जैसा कि स्टार्क इन रिमोट नियंत्रित दुश्मनों से लड़ता है और वैंको को रोकने के लिए हैमर की क्वींस सुविधा के लिए रोड्स, हैप्पी होगन और रोमन दौड़ से बचने की कोशिश करता है। जब वे आते हैं तो वे हैमर के सुरक्षा गार्डों के माध्यम से अपना रास्ता बनाते हैं। हैप्पी प्रसन्न है कि उसने उनमें से एक को नीचे ले लिया, लेकिन जब वह देखता है कि रोमनॉफ ने कम से कम आधा दर्जन को कम क्रम में नीचे ले लिया है तो वह थोड़ा घबरा गया। वैंको एक्सपो के लिए पहले से ही एक नए बख्तरबंद सूट में प्रस्थान कर चुका है, जो मोनाको में टोनी पर हमला करने के दौरान इस्तेमाल किए गए हार्नेस का एक अद्यतन संस्करण है। स्टार्क एक्सपो में वापस जैसे ही हैमर ने अपनी प्रस्तुति समाप्त की है, ड्रोन खड़े कमरे में भीड़ पर हमला करते हैं और वे भागने लगते हैं। स्टार्क और ड्रोन का पीछा करते हैं और उन्हें उलझाते हैं, जबकि एजेंट रोमन और पेपर ने भगोड़े वैंको को शरण देने के लिए जस्टिन हैमर को गिरफ्तार कर लिया है।
नताशा रोड्स को फिर से अपने कवच का नियंत्रण देने में सक्षम है ताकि वह और स्टार्क एक साथ बाकी ड्रोन से लड़ सकें। दो बख्तरबंद सहयोगी अपनी शक्तियों को मिलाते हैं और सभी ड्रोनों को सफलतापूर्वक नष्ट कर देते हैं। वैंको तब क्षेत्र में उतरता है, बेहतर प्लाज्मा ऊर्जा चाबुक के साथ एक बहुत ही अद्यतन बख्तरबंद सूट पहनता है। भीषण लड़ाई के बाद स्टार्क के पास उनके और रोड्स के लिए स्टार्क की जन्मदिन की पार्टी के दौरान उनकी पिछली लड़ाई से एक चाल का उपयोग करने के लिए एक विचार है, जिससे टकराने के लिए उनके ऊर्जा प्रतिकारकों को निकाल दिया जाता है और वही विस्फोट वैंको के साथ बीच में पकड़ा जाता है। युद्धाभ्यास वैंको को नीचे ले जाता है, लेकिन वैंको के कवच और ड्रोन आत्मविनाश के आरोपों से लैस होने का खुलासा करते हैं। जैसे ही वे विस्फोट करना शुरू करते हैं, स्टार्क काली मिर्च को बचाने के लिए दौड़ पड़ता है, अंतिम क्षण में उसे बचा लेता है। एक छत पर उतरने के बाद वह अपने सीईओ पद से इस्तीफा दे देती है और अंत में वह टोनी को एक चुंबन देती है, जिससे वे दोनों रोड्स को कुछ मीटर की दूरी पर बैठे हुए पाते हैं। टोनी अंत में पेपर को अपने दिल की सच्चाई बताता है, जिससे वह बहुत परेशान होता है। स्टार्क रोड्स को जाने के लिए कहता है, लेकिन रोड्स का दावा है कि वह पहले वहां था, इसलिए स्टार्क द्वारा अपना बचाव करने की कोशिश करने के बाद उन्हें अपनी अपनी छत मिलनी चाहिए। एक डीब्रीफिंग में फ्यूरी ने स्टार्क को सूचित किया कि जबकि स्टार्क एवेंजर्स इनिशिएटिव के लिए अनुपयुक्त है, शील्ड स्टार्क को सलाहकार के रूप में चाहता है। स्टार्क इस शर्त पर सहमत हैं कि सीनेटर स्टर्न व्यक्तिगत रूप से उन्हें और कर्नल रोड्स को बहादुरी के लिए अपने पदकों के साथ प्रस्तुत करते हैं। हालांकि सीनेटर स्टर्न जब टोनी को अपने पदक के साथ प्रस्तुत करते हैं तो वह कम चकित होते हैं। क्रेडिट के बाद के दृश्य में शील्ड एजेंट कॉल्सन को न्यू मैक्सिको रेगिस्तान में एक दूरस्थ प्रभाव वाले क्रेटर की ओर जाते हुए देखा जाता है। वह रोश को फोन पर सूचित करता है कि उन्होंने इसे पाया है, गड्ढे में थोर का हथौड़ा मुजोलनिर है। आशा करते हैं आपको फिल्म के एक्सप्लेनेशन आप सभी को पसंद आ रहे होंगे। अगर कुछ सुधार से रिलेटेड सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर सुझाव हमें पसंद आते हैं तो उसे हम अपनाने की जरूर कोशिश करेंगे। धन्यवाद। और आप आगे ही फिल्म के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर ले फटाफट और वीडियो को लिखे भी कर दिए झकास। धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली फिल्म के साथ। हम फिर हाजिर होंगे इसी जोश और उल्लास के साथ।